Hello and welcome to Legacy IAS Academy. In today's video, we are going to discuss about a very important ongoing summit in Canada. That is the G7 summit. और G7 summit में एक rift दिखाई दिया. Although this rift is not new, this rift has already been existing between the G7 nations as well. ठीक है? लेकिन ये रिफ्ट अब बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगा given the fact that this meeting of G7 is taking place simultaneously when Iran and Israel are engaged in a very devastating war. Fourth or fifth consecutive day of usage of ballistic missiles, both the countries are heading towards a full-fledged war which might not just be regional but can get extended to other areas as well. In such a kind of alarming situation ये G7 summit की मीटिंग हो रही थी और इसलिए भी G7 के लिए ये बहुत important था that they should come up with some kind of statement for de-escalation, ceasefire, किसी तरीके का discussion with respect to Iran and Israel. The countries should take leadership in de-escalation of this situation क्योंकि as we discussed कि ये सिर्फ regional नहीं है, it might get extended into other areas as well, other countries as well might get involved. ऐसे सिचुएशन में वन सच डिक्लेरेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय G7 नेशन एंड वाज नॉट पास्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप, नॉट साइंड बाय डोनाल्ड ट्रंप, एंड दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस न्यूज. तो आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट कैन बी सम ऑफ द प्रोबेबल रीजंस कि व्हाई डिड डोनाल्ड ट्रंप नॉट साइन द G7 डिक्लेरेशन ऑन डी एस्केलेशन ऑफ ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट G7 nations are some of the world's 7 richest nations that includes US, UK, Canada, Germany, France, Italy as well as Japan. ठीक है, ये 7 countries मिला करके G7 nations हैं and of course these are one of the 7 richest nations of the world. ठीक है, इसमें सिर्फ यूरोपियन नेशंस नहीं है. ऑफ कोर्स वी डू हैव अमेरिकन नेशंस, वी डू हैव यूरोपियन नेशंस एंड वन ऑफ द एशियन नेशंस एज वेल. बट ये G7 नेशन ना एक्चुअली G8 हुआ करता था, बट रशिया वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस व्हेन रशिया हैड अटैक्ड द क्रीमियन पेनिनसुला, ट्राइड टू कैप्चर एंड कॉन्कर ओवर सर्टेन टेरिटरी इन यूक्रेन. तो ये जो G8 हुआ करता था उस समय रशिया भी इसका पार्ट था, विच वाज ब्रॉट डाउन टू G7 नेशंस इन 2014. ठीक है, अब जो G7 का डिक्लेरेशन साइन हुआ, इस डिक्लेरेशन में कुछ प्राइमरी एजेंडाज सेट हुए थे और ये जो फाइनल आउटकम आया उसमें द थिंग्स दैट दे वर डिस्कसिंग वाज द कमिटमेंट टू पीस एंड स्टेबिलिटी. ठीक है, दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि मार्केट स्टेबिलिटी होनी चाहिए. मार्केट्स जहाँ पे कि हम लोग इंक्लूडिंग द एनर्जी मार्केट, नॉट ओनली द एनर्जी मार्केट बट इंक्लूडिंग द एनर्जी मार्केट, ये सारे एरिया स्टेबल होने चाहिए. ठीक है, the sources from which energy is being generated and the sources from where the energy is being sold, ये सारे regions stable होने चाहिए. Apart from this, 2 statements they released with respect to Iran and Israel conflict. That is, Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon. क्यों? क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन रहा तो इट विल बी अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट टू इजराइल, टू यूरोप एज वेल एज टू अमेरिकाज. इसलिए ये तीनों लॉबी जो है, दैट इज इजराइल प्लस अमेरिका प्लस यूरोपियन यूनियन, लार्जली यूरोपियन यूनियन, these 3 worlds I should say together doesn't want Iran to have a nuclear weapon. Plus they have also been in support of Israel continuously and have stated this fact that Israel has the right to defend itself. किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक, जिस तरीके का टेररिस्ट अटैक अक्टूबर 7, 2023 को हुआ, इस तरीके के टेररिस्ट अटैक के रिटेलिएशन में अगर इजराइल कोई एक्शन लेता है तो इट इज टू सम एक्सटेंट जस्टिफाइड. ठीक है, तो ये तो था अबाउट द G7, अबाउट व्हाट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ G7. बट इसमें कुछ चीजें हैं जो छूटी रह गई एंड दैट मार्क्स द रिफ्ट. ठीक है, द रिफ्ट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि G7 में के बीच में कुछ रिफ्ट डेवलप हो रहा है. That came out when Russia started making this statement that US started making this statement that US did want Russia to come back into G7. ये जो G8 की ग्रुपिंग थी, this was very healthy grouping. US claims कि अगर रशिया को परमिट किया गया होता कि वो G8 में कंटिन्यू करे तो मे बी दिस सिचुएशन माइट हैव अकर्ड कि रशिया और यूक्रेन का वॉर ही नहीं हुआ होता. ठीक है, so this is what is the expectation of Donald Trump, but that is where the rift gets developed because this is the only expectation from USA, but none of the other 6 nations who are the members of G7 are expecting that Russia should be coming back. ठीक है, of course France इस तरीके के outward statements, France has been very vocal to this fact
कि रशिया itself has violated the international peace and security by attacking at Ukraine. We cannot allow such countries to become members to G7 nations. तो इस तरीके से रशिया और यूएस और फ्रांस के बीच में थोड़ा सा रिफ्ट दिखाई देने लगा, बट देर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो बिटवीन विच देर हैज बीन अकरेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ रिफ्ट. ठीक है. So this was all about G7. Now talking about ईरान और इजराइल के बीच का वॉर, and then we will be connecting कि G7 इस वॉर को de-escalate करना चाहता था. So talking about this Iran और इजराइल का वॉर, we know that both the nations are at a very devastating stage of war. बहुत ही बुरी तरह बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज किए जा रहे हैं by both the nations, not only one, both the nations are using this. And in this situation, why exactly Israel is trying to escalate this issue? What are the expectations of Israel? The first major expectation, as we discussed, is nuclear weapons आप नहीं रख सकते हो. Israel doesn't want Iran to have a nuclear weapon, but secondly, Israel is also expecting a regime change. इजराइल चाह रहा है कि जो ईरान में रेजीम है, बिकॉज इट इज नॉट इन कोहेरेंस विद इजरायली गवर्नमेंट करेंटली, सो दे वांट अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन ईरान. So these are the two major expectations of Israel. First is the change of regime in Iran, and second is the Iran should not be having a nuclear weapon. ये तो था कि इजराइल का एक्सपेक्टेशन क्या था. टॉकिंग अबाउट G7 का एक्सपेक्टेशन, G7 का भी एक्सपेक्टेशन मोर और लेस सेम है, दैट दे डोंट वांट ईरान टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन एज इट विल कॉज अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट टू यूरोपियन नेशंस एज वेल एज अमेरिकास. ठीक है. बट ऐसे सिचुएशन में अगर कोई डिक्लेरेशन निकल के आता है दैट वी वांट डी एस्केलेशन ऑफ ईरान एंड इजराइल, दिस डिक्लेरेशन वाज नॉट साइंड बाय डोनाल्ड ट्रंप. आउट ऑफ द डिक्लेरेशंस विच वी डिस्कस्ड कि मार्केट स्टेबिलिटी होनी चाहिए या फिर पीस एंड सिक्योरिटी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये सभी डिक्लेरेशंस में ये भी एक क्लॉज था दैट ईरान एंड इजराइल के बीच का जो वॉर है दिस मस्ट गेट डी एस्केलेटेड, एंड दिस वाज नॉट साइंड बाय ट्रंप. Now looking after the reasons, कि why was it not signed by Trump? He says that there is no specific reason to accept this kind of declaration. तो अगर हम लोग ये स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करें, इसमें दो बातें हो सकती हैं. फर्स्ट कि either Donald Trump doesn't agree, come into good terms with the countries who are signing this declaration, या फिर इसको Donald Trump is not having any problem with the country, Donald Trump is having problem with the declaration statement itself. Either उन्हें डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है या फिर वो कंट्री से प्रॉब्लम है. वी अंडरस्टूड कि डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट में इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, दिस इज ओनली टॉकिंग अबाउट डी एस्केलेशन, एंड इफ यूएस स्टैंड्स इन सपोर्ट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी एंड मीडिएशन, ऑफ कोर्स दे कुड हैव साइंड दिस डी एस्केलेशन का डिक्लेरेशन, बट दे डिड नॉट साइन दिस. इसका मतलब द प्रॉब्लम इज विद अ कंट्री, दैट शोज दैट देयर इज अ ऑनगोइंग रिफ्ट बिटवीन अमेरिका एंड यूरोप, एंड अमेरिका विद अदर G7 nations as well. Europe of late has claimed time to time that there is immense instability in the political decisions of USA. Some of the examples we will discuss here. For example, the reasons कि फ्रांस और यूएस के बीच में रिफ्ट क्यों आया या कहाँ पे आया, ये ongoing ही था. For example, France doesn't want Russia to become member of G7 now and increase it to G8, whereas US wants it. US in fact has claimed that France is doing just a publicity stunt. ये publicity seeking behavior है कि अगर आप de-escalation का डिक्लेरेशन साइन कर रहे हो. US government claims और president claims कि they are thinking something bigger. ये stability और de-escalation is not something which will be agreed by Israel and Iran. So US is thinking of something bigger. That is its claim. ठीक है. बट इन दैट यूएस has stated that France is doing a publicity stunt. अगर आप इस तरीके का स्टेटमेंट साइन करा रहे हो, टॉकिंग अबाउट de-escalation. Talking about US relationship with Greenland, although again Greenland is not a member of G7 nations, but it is member of European Union. It is a member it is one such country जहाँ की यूरोप उसकी बात सुनता है. US relationship with Denmark has also not been very healthy because of a territory called Greenland. US wants to acquire this territory, Greenland, जो कि अटलांटिक ओशन के नदर्न पार्ट में पड़ता है. Why? That is because कि अगर रशिया किसी तरीके का अटैक करता है on USA, so Greenland वैसी टेरिटरी रहेगी from which this anti-ballistic missiles can be used, और वो सारे मिसाइल्स को हम लोग in air ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे.
So in that case, the aerial space of USA can be much more secured. और इसके लिए US is looking for Greenland, looking to buy Greenland territory or looking to acquire this territory. But ये जो territory है Greenland that belongs to Denmark, and the Denmark Prime Minister, she has again time and again stated this fact that Greenland will never be sold by Denmark and US military cannot acquire this territory. तो अमेरिका का रिलेशनशिप डेनमार्क के भी साथ अच्छा नहीं रहा. वी हैव अंडरस्टूड फ्रांस के भी साथ अच्छा नहीं रहा है. अनफॉर्चुनेटली द रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड यूके, ऑल्दो बोथ ऑफ देम आर वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, बहुत सारे ऐसे ग्रुपिंग्स हैं जहां यूएस और यूके एक दूसरे के साथ हैं, बट स्टिल दे आर नॉट इनटू गुड टर्म्स विद ईच अदर आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प कमिंग इनटू पावर. यूएस और यूके के बीच में रिफ्ट कहां से स्टार्ट हुआ कि यूके when it was putting up carbon border adjustment mechanism, they have also put up 2% tax on the goods that are coming from America to be sold in UK. यूएस से जो गुड्स निकल करके यूके आ रहे हैं उनके ऊपर 2% टैक्स लगाए गए हैं, बिकॉज दे आर सेइंग कि आपका जो कार्बन टैक्सेशन है वो हम लोगों से हमारी जितना एफिशिएंट नहीं है, सो वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द कार्बन कॉस्ट so that the good carbon leakage doesn't take place. इसकी reciprocal behavior में US has also put not only 2% taxes for certain goods, they have escalated it to 4%, 5% taxes also. For the goods that are coming from UK to be sold in USA, reciprocal tariff, कहीं-कहीं reciprocal, कहीं-कहीं higher taxes भी लगाए गए हैं. ठीक है? So that shows the rift, ongoing rift between US and UK. But there is one more country with which US is not currently having a very healthy relationship, that's Canada. तो US का relationship of late Canada के भी साथ खराब हो गया. Just when Justin Trudeau was ruling in Canada, although we do not have the Trudeau's rule in Canada, but उस समय अगर देखा जाए तो US और Canada के भी relations अच्छे नहीं थे. When he had called Justin Trudeau as the governor, that means Donald Trump was claiming that Canada is not a separate country, it is just a territory lying outside Americas. So he was calling him that he is the governor, stating that Canada is a part of USA itself. This also created some kind of major rift between US as well as Canada. Canada भी बहुत ज़्यादा टैरिफ से अफेक्टेड है. Trump, when they have on the day of Liberation Day, when he had put up lot many number of taxes on various countries, it had put up also so many taxes on Canada as well. तो वहाँ पे ही US और Canada के भी बीच में रिफ्ट दिखाई देने लगे. That shows this point कि US का जो G7 nations के साथ relations है वो अभी बहुत healthy condition में नहीं है. That can be one of the interpretations कि क्यों US, why did US not sign the de-escalation declaration for between Israel and Iran coming out of G7? But that is just an expectation. As and when the things turn out, news में और सारी बातें आएंगी तो चीज़ें और ज़्यादा clear होंगी. With that, we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.